इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। लेकिन इसका पोषण जो है वो आप ही करते हैं, यानी कि आपके ही रजिस्ट्रेशन से और आपके ही योगदान से, सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और अवनीश शर्मा जी। नमस्कार। और उनसे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जिहाद होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे और दिमागी नक्सलों की भी बात करेंगे और हमारे ट्रम्प अंकल को क्या हुआ है उसकी भी बात करेंगे। तो सीधे वीरेंद्र नाथ जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र नाथ जी, कृपया हमें ये जानकारी दें कि ये ट्रम्प अंकल को क्या हुआ कि वो अचानक जो है वो इतनी तारीफ कर बैठे और उसको लेके पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो ट्रिगर हो गया। जी, ट्रम्प साहब ने जो कहा है, उन्होंने जो ब्राजील का नाम ले लिया, उससे मेरे मन में शक पैदा हो गया जी। और ट्रम्प, हालांकि ट्रम्प जो डोमेस्टिक ऑडियंस में इंडिया में जो उसका संदेश गया है, दैट इज ए ह्यूज सेटबैक फॉर राहुल गांधी। लेकिन ट्रम्प ने जो ब्राजील का नाम लिया, उससे मुझे ये शक पैदा हो गया और आप भी कदाचित सहमत होंगे। उसमें कहीं ना कहीं उसकी कॉलोनियल एरोगेंस झलक रही है और वो इंडिया और ब्राजील को एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री एड्रेस कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पवन खेड़ा का रिएक्शन आया है, कांग्रेस का रिएक्शन आया है, उससे साबित होता है कि 4 अगस्त और आज 18 अगस्त 14 दिन में राहुल गांधी का जो वोट चोरी का नैरेटिव था वो लगातार ध्वस्त हो गया। 4 अगस्त को बांकेपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पे जो उपचुनाव हुआ, वो सीट बीजेपी हार गई, तो वोट चोरी यहाँ ध्वस्त हो गया। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा कि बताओ वहां पे 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया और लेस देन 1% का वोट जो है वो पोस्टल बैलेट था। हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों को डर ये लग रहा है, खास करके 10 जनपद को, कि ऐसा ना हो कि कहीं डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे एनआरसी भी कराए और एसआईआर भी कराए, क्योंकि इलीगल घुसपैठिए की समस्या तो जितनी भारत में है उतनी अमेरिका में है। अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्हाइट्स की पॉपुलेशन 84% थी, आज वो 55-56% पे आ गई है। और जो डेमोग्राफिक स्टडीज ये कहती हैं कि अगले 25 साल में व्हाइट विल बी इन ए माइनॉरिटी देयर। और जिस तरीके से डेमोक्रेट वहां पे खड़े हैं घुसपैठियों के साथ, वैसे ही हमारे यहाँ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो घोषणा है, ये भारतीय संदर्भ में तो इसने राहुल गांधी के बैलून को डिफ्लेट कर दिया है। और उसके अलावा भी राहुल गांधी को लगातार और कांग्रेस को लगातार सेटबैक्स हो रहे हैं। और इन्होंने 20 जुलाई को बवाल हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पे। 25 जुलाई को रांची में छात्रों का वहां पे अनशन शुरू हो गया और आज अंततः झारखंड सरकार को सारी परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद जो है आपका जो है रांची हो गया और फिर ट्रम्प आ गया, फिर बांकीपुर हो गया। और ये भी है जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था, दिमागी नक्सल, वो भी एक सेटबैक है। और 15 अगस्त को ही सोनिया आंटी ने जो वंदे मातरम को विशेष सम्मान दिया पार्टी कार्यालय में समारोह में, उससे भी जो है स्थितियां एक्सपोज हो गई कि कांग्रेस ने ये बता दिया कि हम 1937 की मुसलमानों की गुलामी करने वाली ही पार्टी हैं। और हमारे लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है वो सुप्रीम है। और संसद और लोकसभा से पारित जो नया विधेयक है वंदे मातरम के 4 स्टेंजा को रिस्टोर करने का, या भारत का संविधान, वो सेकेंडरी है।
तो ये सारी बातें जो आ गई है, तो कांग्रेस का जो ए ओ ह्यूम की बनाई हुई कांग्रेस है 1885 की, वो चीज सामने आ गई है। अब आप अब तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि साहब कि मतलब आप कह भी नहीं रहे हैं और ऐसे संकेत भी कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को दिमागी नक्सल घोषित किया चाहते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि योगेंद्र यादव ने आज फरमा दिया है, फरमान जारी कर दिया है, और योगेंद्र यादव जो भी फतवा जारी करते हैं वो सारे के सारे पूरे इकोसिस्टम के लिए वो उसको मानना जो है वो फर्ज होता है। और उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया है। और क्या कहा है पता है आपको? जी उन्होंने कहा है कि भाई ये जो नक्सल है जिसको ये कहते हैं दिमागी नक्सल, तो नक्सल जो थे वो कार्तिकेय जी जो थे भगवान शिव के पुत्र, उनका नाम जो था वो नक्सल था, इसलिए वो है नक्सल। अब इसका क्या उत्तर है आपके पास, आप मुझे समझाएं। जिस अखबार के हवाले से आप ये कह रहे हैं, उसी अखबार में नेशनल अफेयर एडिटर वनिता मिश्रा जी ने आज लिखा है कि ये पीएम की घोषणा बिल्कुल उन्होंने ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कहा, लेकिन उनका आशय ये है कि जो 2019 में जो घटना हुई थी कश्मीर में, जो 40 सीआरपी जवान मारे गए थे, उसके बाद जो भारतीय वायुसेना ने हमला किया था बालाकोट में, कि घर में घुस के मारेंगे। तो पीएम ने का ये जो अनाउंसमेंट है, ये घर में घुस के मारेंगे। और अगर हम उसका अवधि संदर्भ में उसका अर्थ निकालें, तो उनका कहने का आशय है कि पीएम ने सीधे अब जो है कनपट्टी लगा दी है, कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया है अपोजिशन के कि आओ। और मेरा ये कहना है कि 12 साल से कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी को, उनकी माता जी को गाली दे रही है, कबर खोद रही है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक ये नहीं बताया कि बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से उसका पॉइंट ऑफ कंटेस्ट क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, किस मुद्दे पे वो मोदी से लड़ रही है। तो मोदी जी ने मुद्दा खुद ही तय कर दिया 15 अगस्त को, आओ तुम दिमागी नक्सल हो, अब तुम बताओ मैं क्या हूं। तो मोदी जी ने जो है 12 साल प्रतीक्षा की कांग्रेस की। ये हर मुद्दे पे गाली बकते हैं, लेकिन एक लोहिया कम से कम ईमानदार थे, साफ साफ बोलते थे गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस को हटाओ। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद मुलायम सिंह पैदा होंगे, लालू यादव पैदा होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी कांग्रेस को हटाओ। उनका तो उनका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था। कांग्रेस का जो है ये हर तरह के प्रपंच करती है, हर तरह की शरारत करती है। और जो लोहिया कहते थे ये अंग्रेजों की मानस पुत्र है कांग्रेस, वो भी हम देख रहे हैं पिछले 12 साल से। और अक्टूबर 2001 में मोदी जी सीएम बने थे गुजरात के, 25 साल हो गए। तो कांग्रेस का जो सस्टेन्ड हेट कैंपेन जारी था, हर मुद्दे पे विरोध और रोज एक गाली। तो कम से कम मोदी जी ने ये तो तय कर दिया कि हमारे कांग्रेस के बीच में मुद्दा क्या है। और जो देश का जो सेंट्रल पब्लिक डिस्कोर्स के एजेंडा में उन्होंने एक नया मुद्दा, या अंग्रेजी मीडिया के शब्दों में एक नया लेबल उन्होंने अब बिठा दिया है, आओ बात करो उसके ऊपर। और अभी जो बात शुरू हुई दिमागी नक्सल से, अभी ये जाएगी पोप जॉन पॉल तक, या जो पोप है वेटिकन का, अभी ये जाएगी चर्च ऑफ इंग्लैंड तक। ये सारे दिमागी नक्सल तो यहाँ बैठे हुए हैं, वेटिकन में और चर्च ऑफ इंग्लैंड में। और इन्हीं के चिंटू बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। या जो P5 हैं, जो ये जो बिग 5 हैं, कैनबरा वगैरह, और ये कनाडा। और ये जो बहुत पुरानी जो गजल है ना, बात निकलेगी तो दूर चलक जाएगी, ये बात बहुत दूर चलक जाएगी, आप देखिएगा। और 2029 के बाद भी चलेगी ये। और ये इतना बड़ा काउंटर नैरेटिव वॉरफेयर लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। 12 साल से बोल रहे थे भक्त हो, गोदी मीडिया हो। अब देखिए भक्त हो और गोदी मीडिया कोई नहीं बोलेगा। मुझसे भी एक साहब ने कहा था कि तुम भक्त हो, तो उनसे मैंने कहा कि इसका मतलब आप कम भक्त हैं इसलिए मुझे भक्त बता रहे हैं। तो फिर वो चुप हो गए थे। हाँ, अवनीश जी के पास चलते हैं। अवनीश जी, मैंने योगेंद्र यादव की बात की थी, वो उनका आपने स्टेटमेंट देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा सर, देखा है। देखा है ना? है। देखा है। तो उन्होंने क्या है कि देवदत्त पटनायक को किताबें दिखाते हुए और कोट किया और बताया कि साहब की ये जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवाड़ी से नहीं आया है, ये नक्सल से आया है। और ये नक्सल जो है ये कार्तिकेय जी का उत्पत्ति का कारण है। इसलिए योगी जी दिमागी नक्सल कह के कार्तिकेय जी यानी मुरुगन जिनको बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा मुरुगन, जबकि द्रविड़ वाले जितने भी हैं द्रविड़वादी, वो सारे के सारे कहते हैं कि नहीं नहीं, मुरुगन हमारे देवता थे, वो शिव जी से उनका कोई लेना देना नहीं था।
तो एक तो उन्होंने तो वो द्रविडियन पार्टीज को भी नाराज कर लिया। तो कहा कि साहब कि ये जो है वो मुरुगन जो थे यानी कि कार्तिकेय जी, उनको सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, तो ये जो थे इनका नाम तक्षल था, नक्सल था। तो इसलिए नक्सलवाद को इस प्रकार से हे दृष्टि से इसका चित्रण करके वो भगवान कार्तिकेय का अपमान कर रहे हैं। बताइए इसका कोई जवाब है आपके पास? सर वो जो आपका पटनायक है वो योगेन का ताऊ है। अरे अवनीश जी से पूछ ले हाँ, वो ताऊ है योगेन यादव का। उसके बाद आते हैं बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले तो कानू सान्याल और चारू मजूमदार के बारे में सोच रहा हूँ कि वो अगर योगेंद्र मीठे यादव की ये बात सुने होंगे तो उनको कैसा लगा होगा। लेकिन एक चीज तो सही है, इस समय सनातन की भक्ति मोदी काल में बहुत सारे लोगों को जाग गई है। आप देखिए, शुरुआत में राहुल गांधी को भी लगा कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के लड़बड़ाते हुए और नमाज की अदा में धोती पहन के लंगड़ाते फिसलते हुए, ये वही राहुल गांधी है ना, मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग। और तब से छोड़ के सैफई वाले हमारे बाबा भाई साहब, वो इतने बड़े राम भक्त बने हुए हैं। राहुल गांधी को चिंता है, उनकी बहन को चिंता, उनकी माँ को चिंता है। तो वो एक मुझे एडवर्टीजमेंट याद आ रहा है कि क्या माहौल चल रहा है, ऐसा कुछ था, तो फॉग चल रहा है। तो कम से कम ये तो है कि भारत में जो हिंदू हित की बात करेगा, भारत की राजनीति अब हिंदू सेंट्रिक राजनीति है। और जो लोग ये पछताते हैं और पूछते हैं, बार बार दुखी हो जाते हैं ना कि मोदी एरा में हुआ क्या है, तो मोदी एरा में ये हुआ है कि हिंदू लाइफ मैटर्स, हिंदू की चिंताएं, हिंदुत्व, सनातन, सनातन के जितने भी हमारे धार्मिक कैरेक्टर्स हैं, अवतार्स हैं, स्थल हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सोच है, कोड्स हैं, ये सब अब सेंट्रल ऑफ द पॉलिटिक्स है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भारत ने ये दौर कभी देखा है। तो पहला तो ये योगेंद्र मीठे यादव की छोड़ देते हैं। अब ट्रम्प चचा इलेक्शन कमीशन और कम से कम नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं, आप योगेंद्र यादव को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, ये मैं परमिट बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको योगेंद्र यादव का ये जो तत्व विवेचन है, इस तत्व विवेचन पे तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो सर, शिव इस्लाम के परम अब्बा हैं, परम खलीफा हैं। लाहौल बिला कुव्वत। खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे का उठा जालिम, कहीं या ना हो वहां भी काफिर सनम निकले। तो फिर तो इस पर बात होगी, बाबा मक्केश्वर पर बात हो, योगेंद्र सलीम यादव को बुलाइए सर कहीं। फिर तो ये हो कि वो चांद भी जो तुम्हारे यहाँ टंगा है वो हमारे बाबा का है। और फिर मुझे वो शेर याद आ गया सर, इलाहाबादी का, अकबर इलाहाबादी का, कि आबे जमजम से कहा मैंने मिला गंगा से क्यों, क्या तेरे तीरथ में इतनी नातवानी आ गई, मतलब तेरी कमिटमेंट में इतनी कमी आ गई, अक्षमता आ गई। कि आबे जमजम से कहा मैंने मिला गंगा से क्यों, क्या तेरी तीरथ में इतनी नातवानी आ गई। वो लगा कहने की हजरत आप देखो तो जरा, बंद था शीशी में अब मुझ में रवानी आ गई। तो फिर तो इस पर बात होगी। वाह 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 वाह। फिर तो सर इस पर भी बात होगी ना, ये जो तुम एक सिंगल कपड़ा पहन के सनातनी पद्धति से वो जो चक्कर लगाते हो, वो क्या है फिर? 5 बार जो अजान के जरिए बैठ के और शरीर के 8 अंगों को जमीन से सटाते हो, दिन के 5 वक्त, वो शिव का अष्टांग योग है। फिर तो आओ सलीम यादव, फिर इस पर बात करते हैं सर, और करो घर वापसी। फिर काहे को नया नेम प्लेट लगाना है? और सलीम यादव जिनके पिता ने उनका नाम सलीम रखा था, बहुत गंगा जमनी तहजीब की टोटी से नहाते हुए, तो फिर तो उस पर बात हो ना। बिल्कुल सही कहा है। अब ये तो साउथ वाले उनके लोग जाने, डीएमके जाने, और दोनों द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वाले जाने कि उन्होंने मुरुगन को कहां उठा के रख दिया। मूल निवासी, कथित रूप से मूल निवासी के कैरेक्टर को, हालांकि सावन का महीना चल रहा है, बाबा को भी मूल निवासी सस्ते लोग कहते हैं। तो ये जो मूल निवासी, यूरेशिया वासी और फलाने फलाने की चीज है सर, इस ड्रामे को यह देश बाई नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि योगेंद्र सलीम यादव पर इतना समय पर्याप्त है। बाकी वो मौलाना बन चुका है, फतवे देता है, इससे कोई दांत चबा चबा के मीठा, मुझे तो लगता है कि लोहे के अगर छर्रे उसके मुंह में रख दिया जाए तो वो उसको भी कूट देगा, चबा देगा, चूरा बना देगा। लेकिन हकीकत यह है
कि जिस योगेंद्र यादव ने ये कहा था कि अब सरकार संसद से नहीं सड़क से तय होगी, लेकिन सरकार तो संसद से ही तय हो रही है, ये हैसियत बताई है प्रधानमंत्री ने। अर्बन नक्सल, और ये वो प्रधानमंत्री हैं, ये इनको कारण क्या है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत में ये कहा था। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता था कि भारत में पहला हक मुसलमानों का है, वहां से चल के ये प्रधानमंत्री आया है जो सीधे कपड़े से पहचानवाता है कि आतंकवादी कौन है, दंगाई कौन है। और वहां से अब जब ये काकरोचों का मौसम चल रहा है, तिलचट्टों का मौसम चल रहा है, अराजकों का मौसम चल रहा है, इस देश के जेनजी को बर्बाद करने का मौसम चल रहा है, राहुल गांधी जिन गालीबाजों के साथ बैठ के वीडियो शेयर कर रहे हैं वो कौन है? उन्होंने साफ बता दिया कि मेरे सपनों का जेनजी भारत का ये है। और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री एक फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा के इन बदतमीज, बददिमाग, बदजुबान, इन तमाम ऐसे जिसमें से 2800-3000 के लगभग अपराधी भरे होते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम भरा होता है, जिहादी भरे होते हैं, दंगाई भरे होते हैं, उनको अलग कर देते हैं। एक झटके में ये काम किया सर। और स्थिति क्या हुई काकरोचों की, तिलचट्टों की? न उनके माँ बाप उनके ऊपर पिल पड़े हैं, न समाज पिल पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, वो किसी सोसाइटी, किसी पार्क में जाके अपनी बैठक कर रहे हैं तो वहां क्या समाज निकल के कह रहा है, तिलचट्टों यहां से भगो। तो ये तो फिल्टर लगाया है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो जरा ट्रम्प चाचा पे आधा मिनट बोल दूं। मुझे लगता है सलीम यादव पर बहुत हो गया सर। बोलिए। क्योंकि आपने कहा कि बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल परमिट नहीं करूंगा, तो मैंने कहा इतना कम से कम कर दूं कि आप परमिट कर दें फिलहाल के लिए। इतने बड़े दिमागी नक्सल सर, को, मुझे तो लगता है दिमागी नक्सल जो टर्म है वो इसको देख के ही इजाद किया गया है, आंदोलन जीवी भी इसी को देख के इजाद किया गया। सर, प्रधानमंत्री आपदा में अवसर तलाशने वाले व्यक्ति हैं। वो तो कहते हैं आपदा में अवसर तलाशो, और वो हर आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये तो अब इतिहास हो चुका है। मतलब हम लोग कंटेंट बनाते बनाते हर बार जो है लगता है कि नहीं अब बहुत निराशा हो गई, ये हो गया, वैसा हो गया, तब तक पता चलता है नहीं भाई साहब इसमें भी उन्होंने लपेट लिया, उल्टा लपेट लिया। तो आपके यहाँ जो शब्द चलता है ना, मास्टर स्ट्रोक, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अनजेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये अनुभव रहा है कि जब भी इस तरह के वीकर नरेंद्र मोदी, झुक गए नरेंद्र मोदी, सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी, आज अब क्यों नहीं इस तरह के थंबनेल बनाए जा रहे हैं कि सरेंडर हो गए ट्रंप भारतीय निर्वाचन प्रणाली के सामने। भारत की एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बिछा हुआ है। कारण क्या? उसे सेव अमेरिका वो पास कराना है। और अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि वहां ऐसा ना हो कि एनआरसी भी हो, कल को सीए भी हो। बिल्कुल साहब, ये वही प्रक्रिया है। एसआईआर भी हो साहब। भट्ट सर, सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट, इस सेव अमेरिका एक्ट में सेव का फुल फॉर्म ये है, सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सोचें, भारत ने एसआईआर करा के एनआरसी को इनिशिएट करके, एनआरसी बहुत जगह है, हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि अरे पाकिस्तान में भी है, फलाने जगह है, यहाँ एनआरसी है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? छोड़ दीजिए उस चीज को। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी ताकत, विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, विश्व का अपने आप को महाराजा कहने वाला अमेरिका की स्थिति क्या है सर? इस मामले में ये आईना भारत ने दिखाया है। और यहाँ भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, राष्ट्र प्रथम की राजनीति में अपने देश को सेव अमेरिका जैसे मुकाम पर लाके खड़ा करने का काम विश्व गुरु वाला जो भारत की संकल्पना है ना, वो रोल निभाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे तो। और उसके कुछ आंकड़े बताता हूं। ये वो अमेरिका है जहां पर 2 करोड़ 10 लाख लोगों के पास अपनी सिटीजनशिप, अमेरिकन सिटीजनशिप कंफर्म करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो नहीं कर सकते। वहां का इलेक्शन सिस्टम है, आप चुपचाप आइए, वोट डालिए, आपको ये नहीं बताना है कि आप अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं हैं। 26 लाख ऐसे लोग हैं अमेरिका में जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये प्रूव करने का। तो इसका अर्थ क्या है? विश्व की महाशक्ति अमेरिका के साथ अगर इस तरह का डेमोग्राफिक
लोचा है। तो ये आज अमेरिका की बात है। अब क्या फ्रांस या बाकी यूरोपियन कंट्रीज से आवाजें नहीं आ रही हैं? क्या यूके से आवाजें नहीं आ रही हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमारी डेमोग्राफी बदल रहे हैं? ये चिंता तो अब दिखाई दे रही है धीरे धीरे, और इसको लीड कर रहा है भारत। मैं तो ऐसा कहूंगा, क्यों? क्योंकि भारत ने आज के समय में, मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा किसी और देश में डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ एक टाइम बाउंड टास्क फोर्स गठित है, और वो पैन इंडिया काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। घुसपैठ की समस्या को ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है, और ये भारत को क्रेडिट जाता है। आज अमेरिका ने किया है, कल को तमाम ऐसे देश निकल के आएंगे, और भारत अब यह प्रेरणा देते हुए नजर आ रहा है पूरे विश्व को कि घुसपैठियों से अपने अपने देश को बचाओ, और ये इंश्योर करो कि तुम्हारे देश के नागरिक ही ये तय करेंगे कि तुम्हारे यहाँ किसकी सरकार बनेगी, चाहे प्रोविंशियल में हो, चाहे नेशन वाइड हो। अभी जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं उससे ट्रंप की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, हाउस में ये पता लग जाएगा, वहां के अपने प्रक्रियाएं हैं। लेकिन ठीक उसी समय, जिस समय तमाम ऐसे 50 के लगभग स्टेट्स जहां पर नागरिकता को चेक करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन 17 से 18 ऐसे स्टेट्स हैं अमेरिका में जिन्होंने इस समस्या को इसके पहले समझा और उन्होंने लागू कर रखे हैं। वहां पर सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आप सोचिए, यहां का लेफ्ट, वहां का डेमोक्रेट, वो क्या कह रहा है? सेफ कानून के बारे में उनका कहना है कि भाई साहब देखिए, वो मतदान के अधिकार से वंचित कर दे। तो राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम जो वोट चोरी के जरिए एक माहौल बनाना चाह रहा था, उसको तो ट्रंप ने खत्म कर दिया, हवा निकल गई। अब लोग कहेंगे कि ट्रंप की बात को हम क्यों माने? अच्छा, भारत एक गिरती हुई इकोनॉमी है, बर्बाद इकोनॉमी है। तब तो आपने दौड़ के राहुल गांधी ट्रंप को अपना अब्बा बना लिया था, गोदी से चिपक गए थे, कहे हाँ ट्रंप अंकल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पत्रकारों तक से बदतमीजी से उन्होंने कहा कि अरे आपको नहीं मालूम है, ये फेक इकोनॉमी है, खराब इकोनॉमी है, ट्रंप चाचा ने कह दिया। तो कड़वा कड़वा गप, कड़वा मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। सर एक चीज बताऊं, भारत की जनता इन्हें मतदान से जूते मार रही है। मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता सामान्यतः, लेकिन अब राजनीतिक डिस्कोर्स में राहुल गांधी ने जिस तरह की हरकतें, उनकी बहन ने जिस तरह की हरकतें और भाषाई बदतमीजी को ओन करना शुरू किया है। आइए, ये तो कुछ लोग कहेंगे अब आप वंदे मातरम पे जा रहे हैं, वो अलग डिस्कोर्स है, उस पे हम पहले व्यूज लेंगे हमारे। नहीं, मैं वंदे मातरम पे नहीं जा रहा हूं। मैं जंतर मंतर की गालीबाज कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स या जो भी कहिए, उन बदतमीज लोगों के साथ राहुल गांधी बैठ के वीडियो बनाते हैं और उनसे समस्याएं उनकी पूछते हैं, शेयर करते हैं, मैं उसको कह रहा हूं। तो ये तो सीधा सीधा ओन कर रहे हैं ना राहुल गांधी। और उसके सामने क्या हो रहा है? भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इलेक्शन प्रक्रिया को तो आज मैं ये कहूंगा कि ट्रंप के नाम का सिंदूर लगाओ और सारो सुहागिन बनो, और वोट चोरी का जो तुम्हारा जुमला था अब कम से कम उसको खत्म कर दो। भारत में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था तुम्हारे वोट चोरी से। तुम 14 में वोट चोरी तो नहीं बोल पाए, तुमको लगा कि ये कोई ऐसा ही आ गया होगा 5 साल के लिए, फिर हम निपटा देंगे। लेकिन 19 के बाद तुमने वोट चोरी का मामला शुरू कर दिया, तो तुम शेख हसीना नहीं बना पाओगे। और अब कम से कम ये एक, मैं इसे दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू देख रहा हूं कि भारत ने जितने भी नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से चलने वाले देश हैं, उनके सुधार के, उनके आंतरिक सुधार की यह एक उदाहरण पेश किया है। और उसका ये नतीजा है कि वो ज्ञानेश कुमार जी का भी जिक्र कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे लिए ज्ञानेश कुमार क्या हैं? हम मतदाता हैं, हमको 5 साल के बाद बढ़िया से चुनाव होता है, हम फर्जी वोट हमारे यहाँ नहीं पड़ता। हम उस समय वोट नहीं डालते थे, लेकिन हमने वो दौर देखा है बूथ लूटे जाने का। जब बिहार से बूथ लूटे जाते थे, हमें आज भी अखबार की वो तस्वीर है कि जिसमें बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया जाता था, तालाबों में डाल दिया जाता था। मतदान केंद्रों पर प्रिजाइडिंग अफसर को अपनी घड़ियां पीछे करके और वहां से भागना पड़ता था। चूंकि मेरे पिताजी प्रशासनिक अमले में थे, तो उनके जरिए मैं बचपन से ये चीज देखता रहा कि किन विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि चुनाव कराएं।
तो उस स्थिति से मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो अमेरिका को सेव करने के लिए भारत से प्रेरणा ली है, तो मुझे लगता है कि इन तमाम बेशर्मों को थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। जी जी अब थोड़ा सा इस पे जो सर इन्होंने एक झटका और है, इंगित किया। आपको याद होगा। अरे, सुन लीजिए सुन पिछले लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए जी सुन जी लीजिए जी सुन जी लीजिए जी मेरी जी सुन जी लीजिए मेरी सुन लीजिए मेरी सुन लीजिए जी। मेरी सुन लीजिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने इंगित किया भाषाई हमारे गांधी बंधुओं की बंधु और भगनी की भाषाई संस्कृति पे, तो अभी उसको भी साथ में ले लेते हैं। और साथ में जो जो ये वंदे मातरम वाला हो रहा है, ये वंदे मातरम का कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सोनिया जी का मास्टर स्ट्रोक है, कि सोनिया जी ने ये दिखाया कि साहब कि देखिए कांग्रेस कितनी अच्छी है कि हमारे कहने के बावजूद उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया। तो ये सोनिया जी का मास्टर स्ट्रोक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर मैं वही सोचता हूँ जो मई 2014 में गार्जियन अखबार जो है ब्रिटेन का, उसमें ये उसमें खबर छपी थी। ये भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। इट इज द सेकेंड फ्रीडम ऑफ इंडिया। यह वास्तव में भारत आज आजाद हुआ है। और मैं जो बात 1986 नवंबर में मुझसे के.आर. मलकानी ने दिल्ली में कही थी कि अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन केवल एक और मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं है, ये भारत को डीकोलोनाइज करने का आंदोलन है, औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति का आंदोलन है, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। और इसी बात को 28 साल बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में लोकसभा में अपने पहले भाषण में कहा, 1200 साल की गुलामी से मुक्ति पाना है। इसी बात को पिछले वर्ष नवंबर में हिंदुस्तान टाइम्स के कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करके अंग्रेजी व्यवस्था लागू की थी। 10 साल बाकी हैं, अभी बचे हैं, हमें उस व्यवस्था को समाप्त करना है। तो मेरा स्पष्ट मत है कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार में इंडिया को डीकोलोनाइज करने का अभियान आगे बढ़ेगा, कांग्रेस से, समाजवादियों से, कम्युनिस्टों से, ये तीनों अंग्रेजों का छोड़ा हुआ पूरा कड़कट है 47 का, इससे टकराव बढ़ेगा। जो और आपके प्लेटफॉर्म पर एक साहब आ चुके हैं जिन्होंने कहा है द क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ए हिंदू इंडिया। वो क्या है? इट इज ओनली ही इज पॉइंटिंग आउट कि इंडिया को डीकोलोनाइज करना है। तो डीकोलोनाइजेशन, महात्मा गांधी तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को भी लगाने को तैयार थे कोने में। ये बात आज लोगों को भूल जाती है। तो और इंडिया को डीकोलोनाइज करना और इसका कालखंड है फ्रॉम कासिम टू कांग्रेस। 715 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला हमला हुआ था, पहला इस्लामिक इन्वेजन की घटना है 8th सेंचुरी में सिंध जो आज पाकिस्तान में है, और 2014 तक थी कांग्रेस। तो ये वो लड़ाई है। और कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि भाई वंदे मातरम के 4 स्टैंजा को जो डिलीट किया था, वो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी में उनको रोज एक जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद बताने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताया था और ये कहा था कि मुस्लिम लीग इज द सोल स्पोक्समैन ऑफ द मुस्लिम। कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। तो क्या कांग्रेस उसी दौर की जो सियासत थी, क्या उसको आज भी मानती है? मोर देन आफ्टर ओवर 90 ईयर्स क्या मानती है कांग्रेस? क्या और एक सेकुलर पत्रकार हैं कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये बात आपको मुसलमानों ने बताई या आप मुसलमानों को बता रहे हैं? क्या बात सत्य है? किस मुसलमान ने आपसे कहा कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं? तो हमें ये जो है जो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वी हैव टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड कि कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में 1937 में इसके 4 छंद को काटने का निर्णय किया था। क्या वही राजनीतिक परिस्थितियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जो 1937 में थी? क्या कांग्रेस उस समय हिंदुओं की पार्टी थी या सर्व समाज की पार्टी थी? क्या तो जो तर्क उस समय मुस्लिम लीग के थे, जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था, जिनको ये कहा जाता है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, ये उनका भी तर्क था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग सभ्यताएं हैं
और उनके और जो 1940 या 38 का जो लाहौर का मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन है, जिसको 16 अप्रैल 2025 को आसिम मुनीर ने लाहौर में पढ़ के सुनाया था, और उसी के 5 दिन बाद हमला हो गया पहलगाम में, तो क्या कांग्रेस इस सबको मानती है? तो इस सब बातों के बारे में भी अब मुझे आई डाउट कि कांग्रेस में क्या कुछ पढ़े लिखे लोग अब हैं जो ये सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं और वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में इस बात की व्याख्या कर सकते हैं। खाली ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती है। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, अंग्रेजों ने खाली हिंदुओं को बांटा। अंग्रेजों ने मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे दिया। आज से 150 साल पहले क्या ये जो अगड़ा पिछड़ा दलित ये सब था? ये मनुवाद हमारी आपकी देन नहीं है। ये आपकी विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी का जो फाउंडर था 18th सेंचुरी में, वो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में आज भी अस्तित्व है उसका, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के अधीन है। ये विलियम जोन्स की देन है मनुवाद, तो कांग्रेस उसको भी मानती है। तो भारत का इतिहास जो है बहुत ही कंटेंशियस इशू है, और इसमें केवल सिंगल नैरेटिव को पूरे देश का नैरेटिव बन जाए ये संभव नहीं है। और प्रणब मुखर्जी ने अक्टूबर 2018 को विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में संघ के मंच से कहा था कि भारत यूरोप की 1648 की वेस्टफेलिया ट्रीटी के तहत गठित देश नहीं है। इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। चाइना भी था लेकिन उसको माओ ने खत्म कर दिया। इजिप्ट भी था, उसको इस्लाम ने खत्म कर दिया। ईरान भी था, उसको भी इस्लाम ने खत्म कर दिया, लेकिन दे आर ट्राइंग टू स्टेज ए कम बैक। तो इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। तो और जो बीजेपी का स्टेटेड ये नारा है सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को क्या आपत्ति है? और मेरा तो ये भी कहना है अगर इस्लाम से बुत परस्ती खत्म हो जाएगी तो इस्लाम में बचेगा क्या? अगर इस्लाम से बुत परस्ती आप खत्म कर रहे हैं तो अजमेर की दरगाह तो हिंदुओं का मंदिर था, हमको वापस कर दीजिए। जो आपने हमारे ये जो इतनी दरगाहें मज़ारे हैं ये सारी की सारी मंदिर तोड़ के बनी हैं, और वहां पे आप वही काम करते हैं जो काफी लोग करते हैं बुत परस्त। तो ये एक बार इसके ऊपर खुल के बात हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर मुसलमानों को अगर मातृभूमि से अगर चिढ़ है तो ये मादरे वतन शब्द आया कहां से? ये मादरे वतन शब्द तो फारसी का है, आया कहां से? और जिनको ये भ्रम है कि मादरे वतन इस्लाम में प्रोहिबिटेड है तो उनको सऊदी अरब का नेशनल एंथम पढ़ लेना चाहिए। उसमें क्या लिखा है? उसमें भी मातृभूमि की वंदना की गई है। तो ये सब फिक्टिशियस और ये रेटोरिकल आर्गुमेंट हैं जो 1937 में या आजादी के पहले मुस्लिम लीग ने दिए थे, जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई एक पार्टी थी और अंग्रेज देश को बांटना चाहते थे। ये उन्होंने कॉलोनियल पावर्स ने पूरे विश्व में यही किया है। उन्होंने मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से नेशनल स्टेट्स बनाए हैं और पूरा वेस्ट एशिया यानी जो फॉर्मर जो टेरिटरी है उस्मानिया सल्तनत की, जिसको नाम दिया अंग्रेजों ने ऑटोमन एम्पायर, वो जो 20-22 देश हैं वो 100 साल से उस बंटवारे का दंश आज भी झेल रहे हैं। आपने मोहल्ले को आपने देश बना दिया, बहरीन को देश बना दिया, लेबनान को देश बना दिया। तो ये सब जो आपने किया था वही आपने यहाँ किया था। तो क्या कांग्रेस आज भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल एजेंडा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का, क्या कांग्रेस आज भी उसी के साथ खड़ी है? और यहाँ ये कहना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और कॉलोनियल पावर्स ने और मार्क्सवाद ने विश्व की समस्त सभ्यताओं का समूल नाश कर दिया। यूरोप है, अफ्रीका है, और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इवन वेस्ट एशिया। केवल भारत इज द ओनली एंशिएंट सिविलाइजेशन जो बची रह गई। और कम्युनिस्टों को कोई आपत्ति नहीं है पोप से या कॉलोनियल रूल में, जो करोड़ों लोगों की हत्या की स्पेन ने और पुर्तगाल ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने। और जो आज से 500 साल पहले जो पोप का पेपल बुल था, जिसको इस्लाम में फतवा कहते हैं, जाओ पेपल बुल ले जाओ और जाके पूरे एशिया को कॉलोनाइज करो, जाके सबको काट डालो, मार डालो, उनको उससे कोई शिकायत नहीं है। जिहादियों से कोई शिकायत नहीं कम्युनिस्टों को, उनकी भी सारी शिकायत जो है केवल हिंदुओं से है। चर्च, इस्लाम और कम्युनिस्ट ये हमारे 3 समान रूप से दुश्मन हैं। इनको सारी समस्या हम ही से है और किसी से नहीं है।
और हमें वो क्या तो पढ़ाया गया कि जो सब कि हम सब जो हैं भाई भाई हैं। मेरा तो आप मुसलमानों से मेरा साफ प्रश्न है, क्या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सनातन धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं? यदि इस्लाम स्वीकार करता है तो ये शिर्क है, क्योंकि फिर उनका कलमा झूठा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। तो अगर उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को मान्यता दे दी तो ये तो अल्लाह के साथ शिर्क हो गया, और शिर्क बहुत बड़ा अपराध है इस्लाम में। जी नहीं, ये तो आप उनको रजिस्ट करते हैं, तो आप रजिस्ट करेंगे तो फिर उनके जो अल्लाह ने उनको बताया है, जो गॉड ने उनको बताया है, उसमें आप बाधा डालेंगे तो आप तो उनके दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे। ये तो बहुत नेचुरल है। लेकिन अवनीश जी से जानना चाहूँगा, लेटेस्ट थोड़ी सी हमको अपडेट कर दें कि वो जो आजम खान को जो होम मिनिस्टर बनाया जा रहा था, उस प्रपोजल का जी। आगे क्या हुआ? शपथ लेने वाले हैं सर, शेरवानी और तमाम चीजें सिलवाई जा रही हैं। मैंने फिर अलीगढ़ वही में। कहा था ना कि सर आपको जब ये यकीन हो कि ऐसा कुछ नहीं होना है, तब शिवपाल चाचा ने महफिल लूटने की कोशिश की। शिवपाल जी की अखिलेश को चिढ़ाने वाली पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, मैं जरा इसको बताऊंगा। आजम खान के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव को टीज किया है। एक काम अभी कुछ दिन पहले उन्होंने और किया। योगी सरकार में हिस्से हैं संजय निषाद पार्टी के। शिवपाल यादव ने उनको चाय पर बुलाया था। चाय पर बुलाने के बाद ठीक है, कायदे से पहली नजर में ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय निषाद जो है वो चले गए उनके यहाँ चाय पीने, तो वो बीजेपी को बार्गेन करने के चक्कर में और डराने के चक्कर में कि अगर तुम हमारे साथ जो है इलेक्शन में ठीक ठाक सीटें नहीं दोगे तो हम उधर चले जाएंगे। तो पहली नजर में तो ये नजर आता है। लेकिन मैं आपको अपने हवाले से बता रहा हूं, उसके बाद मेरी मंत्री जी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैंने संजय जी से पूछा था, हमने कहा चाचा की चाय कैसी रही। मैं इस उम्मीद में मैंने ये पूछा उनसे अभी पिछले हफ्ते कि वो ये कहेंगे कि मैं तो भाजपा वालों को हड़काने के लिए वहां गया था। लेकिन उनका जवाब बहुत वाजिब था और उन्होंने कहा कि शिवपाल जी की टीम इस समय लगातार लोगों से मिल रही है और मुलाकात कर रही है और उनके साथ चाय पी रही है। हमने कहा बातचीत क्या हुई होगी, थोड़ा सा अगर बता सकते हो तो बताइए। उन्होंने कहा पॉलिटिकल कोई बातचीत ही नहीं, शिवपाल मजे ले रहे हैं अखिलेश यादव के। टिकट बंटवारे का समय आएगा, जिस तरीके से योगी फ्लोर ऑफ द हाउस शिवपाल के साथ एक अलग तरह की ट्यूनिंग उनको दिखाई देती है सारे लोगों को। कई बार नेता जो बोलता है वो नहीं बोल रहा होता जो उसके मुंह से निकलता है, जो वो नहीं बोल रहा होता वो पकड़ने की आवश्यकता होती। शिवपाल कम जले हुए नहीं हैं, कम बेइज्जत नहीं हुए हैं। मुलायम आज जीवित नहीं है, लेकिन बाप थे इसलिए थप्पड़ भी खाते थे और खाया है। भट्ट सर बताएंगे उसमें क्या कहना, अच्छा नहीं लगता ये कहना। लेकिन जो लड़का मंच पर इस तरीके से बेइज्जत कर सकता हो अपने बाप को और अपने सर पर औरंगजेब का ताज रखता हो, वो बंद कमरों में और कैमरों के सामने क्या करता होगा इसकी कल्पना जरा दर्शक खुद कहें। और मैंने कई बार कहा है कि जिन्होंने अखिलेश यादव को निजी रूप में नहीं जाना है, नहीं देखा है, उनको ये गुमान है कि बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है। हालांकि वो सॉफ्ट स्पोकन बिल्कुल नहीं है। पत्रकारों के प्रति किस तरह के भाषा और तमाम तरह की किस तरह से भाषा निकलती है वो अलग चीज है। लेकिन शिवपाल यादव जो कुछ भी अखिलेश के साथ अभी कर रहे हैं उसके नतीजे आपको 1-1.5-2 महीने और रुक जाइए, उसके बाद सबको पता चलेंगे कि क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाजपा के साथ आ रहा है। एक वोट अपने लिए पाना इससे डबल फायदा देता है, अपने विरोधी का एक वोट कम कर देना वो 2 वोट पाने के बराबर का काम होता है। राजनीति इस तरह से होती है। अब जरा ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल अखिलेश यादव और योगी 27 की जमीन पर खड़े कहां हैं। अब अगर योगी देखिए तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को और डेवलपमेंट को, ये उनका चीख चीख के बोल रहा है
और सिर्फ बोल नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, सब चीख चीख के बोल रहा है। योगी चीख चीख के बोल रहे हैं। वो कहते हैं जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। हुआ है कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो इस तरीके से टारगेट करता हो? जो सामने से चैलेंज आता है कि माफिया खोला घूम रहा है, हत्यारा खोला घूम रहा है, कहते हैं कि हाँ मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिला के रख दिया। गजवाए हिंद का सपना पालोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ और डेवलपमेंट के साथ, ये जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ दे देने के बाद ऊपर से एक लोना घी है। हमारे यहाँ पूरब में जो है वो लोना कहते हैं, आई डोंट, पिंडी जिसको कहते हैं पंजाबी में, या लोना घी है। दूसरा, हिंदुत्व और सांस्कृतिक गौरव जो सनातन का है उसके प्रतिमूर्त हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं योगी आदित्यनाथ। आप कह दीजिए उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी से भी बड़े ब्रांड एग्जीक्यूटिव हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं तो ये कहूंगा इसमें भी कोई शक नहीं। एक पीठाधीश्वर हैं, एक धर्मगुरु हैं, भगवावेशी हैं। योग पथ से निकल के वो राजपथ की यात्रा पर आए हुए हैं। उनकी यात्रा ये है, वो पहले हिंदू संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, पूज्य हैं, और उसके बाद एक कुशल प्रशासक हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर हिंदुत्व और सांस्कृतिक जो एक गौरव, तो ये तो नरेंद्र मोदी से भी आगे जाते हैं। मैं कोई कंपटीशन नहीं करा रहा हूं। दोनों की उम्र में, दोनों के राजनीतिक अनुभव में बहुत फर्क है। और कल को अगर योगी आदित्यनाथ भारत की राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं, और निश्चित आने वाले हैं, तो वो जमीन किसने तैयार किया? वो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है, उनकी राजनीति ने तैयार किया है। नरेंद्र मोदी की जमीन किसने तैयार किया है? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कामों ने तैयार किया 2004 तक। फिर बीच में एक दौर आया। सत्ता की निरंतरता इसी तरह बनती है और इसीलिए जरूरी होती है। दूसरी तरफ अखिलेश के पास क्या है? दूसरा, योगी आदित्यनाथ का इस समय फोकस आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की टीम में बदलाव देखा है, मैं पार्टी के अंदर का बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल सूक्ष्म प्रबंधन कर रही है कि इस चीज का कम अंतर से पिछली बार जीती गई सीटें और जहां बेहद कम अंतर से हारी गई सीटें, इन दोनों पर काम कर रही है। और खुद योगी आदित्यनाथ की टीम काम कर रही है। अखिलेश यादव किस पर काम कर रहे हैं? उनको आज तक अपनी फील्ड ही नहीं समझ में आई। पीडीए का फार्मूला लिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लिया, नाम बार बार बदल रहे हैं। कभी कहते हैं पंडित जी आ गए, कभी कहते हैं कुछ आ गए। एग्रेशन वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी यह राजनीतिक अक्षमता है कि वो सरकार की नीतियों, चाहे वो बिजली का मामला रहा हो, चाहे मैं कहता हूं देखिए बेरोजगारी का मामला, कोई भी दुनिया की सरकार आप लेते आइए साथ, बेरोजगारी का मामला रहेगा ही रहेगा। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन वो नहीं उठा पा रहे हैं, शून्य है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं कहता हूं कि हर आदमी के पीछे 25 करोड़ आदमी के पीछे एक एक पुलिस थाना नहीं खोला जा सकता। अपराध हो रहे हैं, निश्चित होते हैं साहब, बिल्कुल होते हैं अपराध। मृत्युदंड का प्रावधान है तो क्या हत्या नहीं होती, अपराध नहीं होते? यह तो इस समाज का एक कलेवर है ना, तो अपराध तो होगा। लेकिन अगर कहीं कोई अपराध हो भी जा रहा है तो उनको जातिगत कार्ड खेलना है, इसलिए वो पिक एंड चूज का मामला हो जाता है। वो वहां भी फेल है, नहीं घेर पा रहे हैं जमीन पर। चुनाव का समय आ रहा है, अब मुख्य विपक्षी पार्टियां आप दम भरते हैं कि योगी को आप पानी पिला देंगे। आपकी जिला यूनिटें क्या कर रही हैं? किस जिले में आपके पिछले 4 महीनों के कार्यक्रम कोई जरा दर्शक ही बता दे, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का ज्वाइंट कोई वेंचर चला हो, कोई काम हो रहा हो। दूसरी तरफ योगी सरकार में रहते हुए क्या कर रहे हैं? हाँ, एक सतर्कता उत्तर प्रदेश में भाजपा को बरतनी होगी, योगी को खुद बरतनी होगी। मैं आज बता रहा हूं कि अखिलेश यादव टिकट बांटने में बहुत ही आला दर्जे का, आप चाहे श्रूडनेस कह दीजिए, पॉजिटिव बोलना चाहूं तो स्मार्टनेस कह दीजिए पॉलिटिकल, या जहरीलापन कह दीजिए,
जातिगत आधार पर टिकट वितरण का बहुत खतरनाक खेल अखिलेश यादव इस चुनाव में खेलने जा रहे हैं। वो कब हालांकि नहीं खेला उसके भी उन्होंने? प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि वो कुछ कब नहीं उनको खेला भाईजानों के उन्होंने? वोट टिकट कम करने, वो तो हमेशा खेला। लेकिन जिन जातियों पर, अपने परिवार पर और भाईजानों पर उनका फोकस था, मैंने अभी कहा कि उनको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आ सकती है, वो सीट टू सीट ऐसी जातियों के कैंडिडेट को इंडक्ट करने का प्लान बना रहे हैं जहां पर उनको फायदा कितना होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यह फार्मूला काम भी उत्तर प्रदेश में कर सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस पर काम करना होगा। हालांकि पार्टी अपनी तरीके से सर्वे करा रही है, 3-3 नाम हर सीट के लिए निकाले हैं, गुप्त सर्वे होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम काम के मामले में, डिलीवरी के मामले में योगी आदित्यनाथ के सामने अभी विपक्ष के राजनेता के रूप में नरेटिव खड़ा करने में असफल हैं। 40,000 अभी उन्होंने घोषणा जो किया, आप सोचिए, महिलाओं को उन्होंने लाभबंद कर दिया, उन्होंने पोलराइज कर दिया अपने खिलाफ। मैं जमीन की बात बता रहा हूं, और मैंने एक बार फिर कहा था कि उत्तर प्रदेश में वही फैक्टर काम करेगा जो बिहार में किया था, एम और वाई। वहां पर एम का मतलब हुआ था महिला और वाई का मतलब रहा था यंग नौजवान। उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी नहीं है, ठीक है, शराबबंदी को एक बड़ा कारण माना जाता है कि नीतीश के पीछे लामबंद हो गई महिलाएं, आशा दीदी जैसी योजना। लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं बार बार कहता हूं कि क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। टका टक पैसा आ जाएगा। राहुल गांधी ने बोला तो था 70-78 हजार, पता नहीं कितने हजार रुपए। मोदी ने तो नहीं, भाजपा ने तो नहीं बोला था कि हम इतने पैसे दे देंगे, लेकिन भरोसा हुआ। भरोसा होता तो सरकार बन जाती। यहां अखिलेश भैया ने 40,000 कह दिया। महिलाओं में स्ट्रॉन्ग सजेशन आ गया। अरे अरे अरे, मैं पूरब की एक महिला का मैं बता रहा हूँ, अभी कल का, मैं परसों मुजफ्फरपुर से लौट रहा था, तो फाजिल नगर के आसपास हाईवे पे मैं रुक के चाय पी रहा था। मैंने वहां पे एक अम्मा थी बूढ़ी, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी झोपड़ियों पे चाय पी हाईवे में, तो मैं रुका, मैंने पूछा कि अखिलेश भैया 40,000 दिए हैं का हुई? मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा भैया 40,000 दे दिया हूँ तो ठीक बा, लेकिन इज्जतिया लूट लिया होकर के ठेका ले। 40,000 दे देंगे, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत लूट लेंगे, उसका ठेका कौन लेगा? तो आज मैं देख बधाई रहा हो था कहीं अखिलेश और यादव, भी आपने कोई 40,000 की महिला यही घोषणा बोल उड़ रही के थी। कर दी। एक और महिला कहीं और ये भी यही बोल रही थी, आज देख रहा था, मैं आया था किसी और पे, तो ये तो है। इस तरह की तो सर वाले शिवपाल कुमकुम, जी चाहे जो कर रहे हो, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे सेवा में अर्ज करना बस चाहता एक हूँ। चीज़ और ऐड कर तो दीजिएगा कि ये जो जी शिवपाल जी बोल रहे हैं और साथ में जो हमारे ओवैसी जी बोल रहे हैं, इनका कंबाइंड प्रभाव क्या रहेगा? सर, ओवैसी जी जो तकरीर करते हैं तो वो तो लोगों को याद दिलाती है जो 47 के पहले जो जो तकरीरें हुआ करती थी, या जो जो मौलाना आजम खान जो इस समय जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो उनका तकरीर का तरीका था, सर सैयद के शोक शमन के शहजादों, आजम खान आपसे मुखातिब है, और वहां के वाह, तुलबा यानी छात्र पागल हो जाते थे। सर सैयद के शोक चमन के शहजादे पागल हो जाते थे। और आरिफ मोहम्मद खान साहब उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, जो भी हाल तक बिहार के गवर्नर थे। तो उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बताई हैं आजम खान साहब के बारे में। तो जो ये मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है जिनको यह कहा जा सके। मैं मोटी बात ये कह रहा हूं कि 2012 में बीजेपी की सीटें मात्र आई थी 47, और 2017 में वो बढ़ के हो गई 312। किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया हाउस ने इसके ऊपर कभी कोई स्पेशल स्टोरी नहीं की आज तक। और 2022 में हो गई थी 258। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो फेक नैरेटिव यानी अफवाह जो चली कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी ने इससे बहुत बड़ा सबक लिया है कि आप कितना भी काम कर लीजिए, हर घर में 5 किलो सोना पहुंचा दीजिए, अल्टीमेटली पोलिंग के डे में तय होता है कि कास्ट को लेके नैरेटिव क्या चल रहा है।
बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने जो जहरीली कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की है, इसकी धार को भोथरा करने के लिए 2014 से काम कर रही है। यानी सबका साथ सबका विकास, और उसका परिणाम ये हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी अब एक पे आ गई थी 2022 में, और उस विधायक का भी हाल में देहांत हो गया अभी इसी माह। और समाजवादी पार्टी भिन्न भिन्न कारणों से अभी बची हुई है। और यूपी ऐसा स्टेट है जहां पे हर पार्टी को, हर जाति को एक अपनी पार्टी चाहिए। यहाँ पे यहाँ की राजनीति में पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। कई लाख लोग जो है इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। हर 5वें साल 5 से 8 लाख नए नेता पैदा हो जाते हैं। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और संसद का, लोकसभा का चुनाव, तो नेता प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश। तो बीजेपी को केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो संदेश गया था 24 के लोकसभा चुनाव में कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कोई रस्साकशी है, टग ऑफ वॉर है, योगी को हटा दिया जाएगा, ये खूब अफवाहें चली। अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में लखनऊ आया और उसने बयान दिया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद योगी को पद से हटा देगी। बीजेपी द्वारा इसको खंडन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनाव की खबरों को बल मिला। तो पहली बात तो ये चीज रखनी है ध्यान में कि ऐसी कहानी फिर ना पैदा हो। और दूसरी बात यह कि टिकटों के बंटवारे में जितना ज्यादा शांतिपूर्ण टिकटों का बंटवारा होगा, जितना एमिकेबल सेटलमेंट होगा, जितना कम से कम तनाव होगा, और जितनी जातिगत तनाव की खबरें नहीं बाहर आएंगी, जातिगत रस्साकशी की खबरें बाहर नहीं आएंगी, या ये नैरेटिव नहीं बनेगा कि बीजेपी ने इस जाति को पटाने के लिए, खुश करने के लिए इसके 4 टिकट बढ़ा दिए, और उस जाति से वोट नहीं मिलना है तो उसके 6 टिकट काट दिए। तो ये सब चीजें अगर ठीक ठाक हो जाती हैं, एंड ओवरऑल नैरेटिव क्या है कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सारी कहानियां चलती हैं। ये और राजनीति में रेटरिक एंड जार्गन, शब्द आडंबर और शब्द जाल ही चलता है। विकास कुछ चलता वलता नहीं है, जो हमने 2024 में देख लिया। और मेरा जो अपना मत है, जो मैंने पिछले 50 साल की पॉलिटिक्स यूपी की देखी है, 10 साल के कार्यकाल में जितना काम यूपी में हुआ, सबसे बुनियादी काम है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है बिजली, तीसरा है योगी जी के राज में गन्ना किसान की एक जो राजनीति का एक स्थायी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू था, वो समाप्त हो गया। अब वो इतना ज्यादा समाप्त हो गया कि अब यूपी के चुनाव को डिस्टेबलाइज करने के लिए E20 को लेकर के कैंपेन चल रहा है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। यूपी की चीनी मिलों के पास गन्ना नहीं है, शीरा नहीं है, वो FCI से टूटे हुए चावल जो होते हैं, ब्रोकन राइस, उस पर निर्भर हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एथेनॉल। तो यूपी में गन्ना किसान के नाम पे बहुत बड़ी राजनीति थी, खासकर वेस्टर्न यूपी में, मेरठ से लेके मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत तक थी। अब कहीं कोई समस्या नहीं है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट गन्ना किसानों को हो चुका है। चुनाव का साल है, आप देखिएगा अक्टूबर नवंबर में जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस है गन्ने का बढ़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर, बिजली और गन्ना किसान एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आई है। यूपी में जो आपका हाईवेज पे जो टोल कलेक्शन है वो लगभग 8800 करोड़ रुपए हुआ है पूरे देश में 2026 में। यूपी इज ऑन टॉप। लेकिन इस सब के बावजूद कास्ट को लेके नैरेटिव को आपको अपने हाथ में, यू हैव टू कीप ए फर्म कंट्रोल ऑन दैट एंड प्रिवेंट एनी फेक नैरेटिव फ्रॉम स्प्रेडिंग, जैसा कि 2024 में हुआ था। अगर ये चीजें समझ जाती हैं, आई डोंट सी एनी चैलेंज टू द बीजेपी फ्रॉम एनी क्वार्टर। कोई विपक्ष नहीं है। जी अवनीश जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग तो हैं, जो कम से कम 2 लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे आपके परिचित है। वो तो प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 2017 की संख्या पार नहीं करेंगे जी, सही बात। और भाऊ कह रहे हैं कि दोनों लोग मिल के, यानी कांग्रेस और अखिलेश और सब जितने भी मिल जाएं, तो 100 की संख्या पार नहीं करेंगे। अब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, आपने भाऊ का नाम ले लिया। मैं भाऊ के साथ मैंने आज ही एक वीडियो किया है, 6 बजे हमारे यहाँ अपलोड है। भाऊ ने एक ऐसी बात कही, मैं उसको यहाँ दोहराना चाहता हूँ, भाऊ को कोट कर रहा हूँ। मैंने भाऊ से कहा कि भाऊ, शहरी नक्सली तो बहुत पहले से चल रहा था, तो ये दिमागी नक्सली कोई नया टर्म तो है नहीं, लेकिन
आंदोलनजीवी भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कपड़ों से पहचाने जाने वाले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, तो फिर इसमें इतनी आग क्यों लग गई? उन्होंने क्या शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हम भी कभी जवान रहे हैं, और कह गए रो में कि तुम भी कभी जवान रहो। फिर कहा नहीं तुम जवान हो, खैर भाव को प्रणाम यहां से भी। फिर उन्होंने कहा जानते हो सबको लड़की अच्छी लगती है, और छेड़ने शब्द को उन्होंने कहा कि छेड़ा भी जाता है। फिर वो अलग अलग संदर्भ था, लेकिन छेड़ना कितना पवित्र है, और उसकी एक चीज कम्युनिकेशन पार्ट को उन्होंने अलग किया और कहा कि भले लड़का एक समूह में बैठा हो मित्रों के साथ, लड़की भी अपने ग्रुप में बैठी हो, लेकिन कोई एक ऐसा संकेत होता है जिसको ना लड़के के साथ वाले डिकोड कर पाते हैं, ना लड़की के साथ वाले डिकोड कर पाते हैं, और उन दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी उन दोनों को संकेत मिल जाता है। बोले प्रधानमंत्री ने ये जो दिमागी नक्सली कहा है, तो वो लड़की समझ गई हैं, वो तमाम लड़कियां समझ गई हैं, वहां जेंडर नहीं, कि ये इजहार मोहब्बत हमारे लिए है, और इसलिए ये रिएक्शन है कि मैं भी नक्सली, मैं भी नक्सली, मैं भी नक्सली, मैं भी नक्सली, मैं भी नक्सली। नहीं नक्सली नहीं, तो भाव तो दिमागी अजब नक्सल, उदाहरण होते हैं। दिमागी नक्सल, दिमागी जरूरी है उसमें, दिमागी, यस। उन्होंने दिमागी और हथियारी में, दिमागी और हथियारी नक्सल में उन्होंने जो है वो भेद किया है ना, दिमागी दिमागी दिमागी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उसी तरफ बढ़ रही हैं, और अब जिस तरफ भारत के राजनीति का डिस्कोर्स जा रहा है, मुझे उसको देख के संतोष। आरक्षण पर विमर्श कभी बिहार के किसी चुनाव में मोहन भागवत ने कह दिया था, बड़ा बवाल मच गया था। लेकिन आप देखिए, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि ये भी काम मेरे लिए ही छोड़ के गए थे, शौचालय बनवाने का काम भी मेरे लिए, आरक्षण पर बहस, आरक्षण हो कि ना हो, समाप्त हो, ये भी काम मोदी के लिए, करा लो भाई सब। तो मुझे लगता है कि अगर देश अपनी हर समस्या को मोदी के रहते हुए ही सॉल्व करा लेना चाहता है, तो इससे बेहतर क्या है? और वही स्थिति इनकी डबल इंजन सरकारों की है, और वही कॉन्सेप्ट जब सफलता से जमीन पर उतरता दिखाई देता है, तो उत्तर प्रदेश में 32 साल के बाद का रिकॉर्ड टूट जाता है कि कोई एक सरकार रिपीट कर जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में ये माहौल है कि साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है यार, चलो 150 20 सीटें जीत लो। और मैं आज कहता हूं सर, मैं भविष्यवाणियों से बचता हूं। सीनियर्स की आपने जिक्र कर दिया, आपने भाऊ का कहा, आपने प्रदीप सर का कहा। हकीकत यह है कि जब बंगाल के बारे में बोलने से लोग सहमते थे, बंगाल में जाके बंगाल के बारे में अगर कायदे से जमीन पर फीडबैक जिसने भी लिया, उसने कहा कि क्या हाल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोएस्ट रहेगी। कारण, मैं कारण भी बताता हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हाँ में हाँ मिला दे रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव का आमर्श, वो जो घाटा हुआ यहां सीटों का, चाहे किसी कंफ्यूजन से हुआ, आपको वो आमर्श दिखाई देगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को रोकने में हम सहभागी न हो जाएं, ये दिखेगा। और एक चीज तो सीधी सी बात, जिसको गुमान हो कि मुसलमान वोट बैंक पर सरकार बना लेगा इस देश में, 2014 से ही यह कॉन्सेप्ट, ये चूरन न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो सीनियर्स ने भविष्यवाणी की, अखिलेश यादव अपना लोएस्ट स्कोर देखने जा रहे हैं 2027 में, इसमें कोई शक नहीं है। सर यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक अंतिम बात ये कह दूं। 1982 में यूपी के मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्रा। तब स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगवाई, जो कि हमेशा हर साल होता है, उसमें सरकार की पॉलिटिकल प्रायोरिटी होती हैं। तो उसमें स्लोगन था प्रगति की खामोश यात्रा। तो अपोजिशन बहुत स्ट्रांग था, उसने आपत्ति की, उसने कहा कि साहब खामोश यात्रा तो शव यात्रा होती है, अगर विकास हो रहा है तो कोलाहल भरी यात्रा होती है। तो यूपी में कोलाहल भरी यात्रा जारी रहेगी,
लेकिन वो अराजक नहीं होगी, वो अनुशासित होगी, वो स्थिर होगी और उसका एक स्पष्ट पॉजिटिव एजेंडा होगा योगी जी के राज में। और अगर समाजवादी पार्टी की जो लोग कामना कर रहे हैं वो घनघोर रूप से अराजक ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती। सर एक चीज और ऐड कर दूं, अखिलेश भैया ने बड़ी गंभीर चेतावनी दी है और बड़ी सीख दिया है कि देखो भाई, बाकी सब चीज है, माहौल बनाओ पार्टी के लिए, सब कुछ करो, लेकिन भाषा पर ध्यान रखो, बदतमीजी मत करो, ऊट पटांग गाने मत लाओ। बिहार आधा याद है और आधा जंतर मंतर याद है, और जंतर मंतर पर मोदी ने तो माफ कर दिया, देश ने माफ नहीं कर किया, ये सबको पता है। माँ बाप ने माफ नहीं किया बदतमीजियों को, गालीबाजों को, ये सबको याद है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव डिफेंसिव खेल रहे हैं और योगी जी तो मतलब क्रीज से कुछ कदम क्या, मतलब 8-10 कदम आगे बढ़ के खेल रहे हैं। जी बट सर, समाजवादी पार्टी का यूपी में संविधान रहा है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है ये समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है यूपी में। तो नहीं, तो अब वो सुर बदल गया है सर। अरे सर वो सुर बदल गया है, अब वो सुर जो है वो तबर्रा, नवाखानी और मरसिया के सुरों में बज रहा है। कब आओगे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाता है, वो गमख्वारी में बज रहा है सर। वो ऐसा आपको लगेगा कि जैसे तबर्रा हो रहा हो, मरसिया पढ़ा जा रहा हो, नवाखानी हो रही हो, इस तरह का मामला है। तो अब वो भी डिफेंसिव हो गया है मामला। बस टिकट वितरण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली ऑफिस, यूपी ऑफिस और 5 कालीदास, इसको जरा कायदे से आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा, बाकी तो राम जाने। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर देते हैं विराम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।